नमस्कार, मैं डॉक्टर विदित सिंह, आपका मनोचिकित्सक, आपका दोस्त। हाल ही में मैंने 3-4 बार यूट्यूब लाइव किया। यूट्यूब लाइव के दौरान मैं कई सारे मरीज़ों से जुड़ पाया, उनसे बातचीत की, उनके सवालों के जवाब दिए। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ ट्राई की थी। मैंने एक IBS के ऊपर एक्सप्लेनर वीडियो बनाया था, करीब आधे घंटे का था, जिसे मैंने रात में लूप में चलाया था ताकि अगर कोई रात में देख रहा हो उसे तो उसे पता चले। उस वीडियो को मैंने बाद में अलग से भी डाला था कल ही के दिन। और IBS को लेकर के मैं ज़्यादा वीडियोस फ़िलहाल करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये महीना, अप्रैल का महीना IBS अवेयरनेस मंथ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। और आज 30 अप्रैल इस महीने की आखिरी दिन है, इस महीने का आखिरी दिन है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं एक और वीडियो अब बनाऊँ, क्योंकि पिछले वीडियोस, पिछले यूट्यूब लाइव्स, इन सेशंस के दौरान ये एक सबसे बड़ी समस्या कह लीजिए, सवाल कह लीजिए, जो उभर कर आई है, वो ये कि IBS क्योरेबल है या सिर्फ मैनेजेबल है। कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, मेरे मरीज़ों ने और भी लोगों ने, कि आपने कहा है कि IBS क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि IBS क्योरेबल नहीं है। शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को जो है मेरी बात उतनी अच्छे से समझ में ना आई हो, या फिर मेरी बात का गलत अर्थ निकल गया हो। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ये टॉपिक आज का यही है कि IBS क्योरेबल है या मैनेजेबल। और इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ बीमारियों के प्रकारों के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़। ठीक है, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ का मतलब होता है ये आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। ये बीमारियाँ आपके लाइफस्टाइल के सही नहीं होने के चलते होती हैं, आपकी जीवन शैली सही नहीं होने के चलते होती हैं। जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यानी हाई ब्लड शुगर, मधुमेह, और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप। इसके अलावा और भी है, ये सबसे कॉमन है इसलिए मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ। तो ये आपकी जीवन शैली से कैसे जुड़ी हुई है? देखिए, जेनेटिक रिस्क जो होता है, हर बीमारी का होता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक यानी अनुवांशिक, जो आपके ख़ानदान में, आपके परिवार में वंश दर वंश चली आ रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल को सही करके इन बीमारियों से बच सकते हैं, इन्हें कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं और आप बेधड़क मीठा खाते रहते हैं, एक उम्र के बाद आपका जो पैनक्रियास है, जो इंसुलिन बनाता है, वो अगर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगा, आपके शुगर को सही से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये आपके लाइफस्टाइल के चलते हो रहा है कि आप मीठे पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से आप अगर बहुत ज़्यादा नमकीन खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाला लेते हैं, जिसके चलते आपके हार्ट और आपकी जो आर्टरीज़ हैं, धमनियाँ, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जमाव हो रहा है और वो सकरे हो जा रहे हैं, नैरो हो जा रहे हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो वही है कि अपना डाइट सही रखना, अपनी लाइफस्टाइल सही रखना, एक्सरसाइजेस करना और एक बढ़िया शेड्यूल मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेस या तो नहीं होती हैं, या तो होने पर कंट्रोल में रहती हैं, दवाइयाँ आपकी जल्दी बंद हो जाती हैं, या कम डोजेस पे रहती हैं, सिर्फ एक ही दवाई से काम चल जाता है, एक से ज़्यादा दवाइयों पे डॉक्टर्स को नहीं जाना पड़ता है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हो गए। तो आप ये पूछेंगे कि इसका जिक्र मैंने क्यों किया। तो लाइफस्टाइल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आपके लाइफ का स्टाइल क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको ये बीमारियां हो रही हैं या नहीं। अगर हो रही हैं तो ये कितनी हद तक कंट्रोल में रह रही हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी भी काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, काम का स्ट्रेस हो गया, पैसों का स्ट्रेस हो गया, आपके परिवार का स्ट्रेस हो गया, तो वो स्ट्रेस जो है वो आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये चीज़ें आपके ब्रेन को प्रभावित करती हैं। ब्रेन भी आपके शरीर का ही हिस्सा है। ब्रेन को प्रभावित करने के चलते शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं। मानसिक तनाव के चलते आपका ब्लड शुगर भी बढ़ता है, मानसिक तनाव के चलते आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है।
ये जुड़ी हुई हैं चीज़ें। और IBS जो कि पेट की दिक्कत है वो भी मानसिक तनाव के चलते होती है, मैंने कई बार कहा है। तो ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, इसीलिए ये भी एक तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है। IBS भी एक तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखें और अपने स्ट्रेस को, अपने एंग्जाइटी को सही से आप मैनेज कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है और बहुत लोगों की हुई है। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को लेकर घबराएं नहीं कि ये ठीक नहीं हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर आप सही से अपनी दिनचर्या कर रख रहे हैं और अपने बेचैनी, घबराहट को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को कंट्रोल में रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक डिजीजेस। ऑर्गेनिक डिजीज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑर्गन से रिलेटेड है। ऑर्गन यानी आपके शरीर के अंग, अंदरूनी अंग जो होते हैं, जैसे कि आपका ब्रेन एक अंदरूनी अंग है, आपका पेट भी एक अंदरूनी अंग है, आपका हृदय, आपका हार्ट एक अंदरूनी अंग है, आपके लंग्स, फेफड़े, लिवर, किडनीज, ये सारे अंदरूनी अंग हैं। इनमें जो दिक्कतें होती हैं इनको हम ऑर्गेनिक डिजीजेस कह सकते हैं, जो ऑर्गन को अफेक्ट कर रही हैं। तो ऑर्गन्स जो हमारे हैं उन्हें हमें लेकर के ज़िंदगी भर चलना है। अब आप ये कहेंगे कि मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई है और इसमें मेरा हार्ट उतना सही से काम नहीं कर रहा है, तो चलो हार्ट को हटा देते हैं, तो ये तो नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके बाल में अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप बोलेंगे कि चलो एक बार पूरा बाल साफ़ करवा देते हैं, छिलवा लेते हैं, सपाट कर लेते हैं, ये कर सकते हैं आप। बाल एक ज़रूरी अंग नहीं है, स्टाइल के लिए वो काम आता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। उससे आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके रूप रंग पे पड़ेगा, जीवन पे नहीं। आप अपना हार्ट नहीं निकाल सकते हैं। आपको IBS की समस्या हुई है तो आप अपना पेट नहीं निकाल देंगे। आपको अगर शुगर की बीमारी हुई है, मतलब आपको डायबिटीज़ हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आप खाना पूरी तरह से छोड़ देंगे या फिर अपने पैनक्रियास को आप बदल देंगे एक ही बार में। आपको जो है अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस लानी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उन्हें साथ लेकर ही चलना है, ज़िंदगी भर साथ लेकर चलना है, तो उनका ट्रीटमेंट हमें करते रहना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूरी तरह से ठीक होती हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और उसके चलते कभी किसी को स्ट्रोक आया, यानी कि उनके ब्रेन में कोई धमनी, कोई ब्लड वेसल फट गई और खून भर गया, या फिर ब्लड वेसल में क्लॉट जमने के चलते ब्लड का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हुआ, मतलब उसके फ्लो में, ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आया, उसके चलते एक ब्रेन का हिस्सा वो क्षतिग्रस्त हुआ, डैमेज हुआ, उसके चलते स्ट्रोक हुआ, इसी को स्ट्रोक बोलते हैं। उसके चलते लकवा हो गया, एक तरफ जो है आदमी कमज़ोर पड़ गया, इसे पक्षाघात या लकवा कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ये अगर हुआ है तो क्योंकि वो ब्रेन का एरिया डैमेज हुआ है, वो कितने हद तक ठीक हो पाएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। हम दवाइयाँ देते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करते हैं और धीरे धीरे करके रिकवरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि 100% रिकवरी ना भी हो, थोड़ी दिक्कत जो है बची रह जाए, थोड़ी समस्या बची रह जाए, थोड़ी कमज़ोरी बची रह जाए, ऐसा होता है कई बार। लेकिन कई बार 100% रिकवरी भी होती है। कितने सही समय पर आप जो है व्यक्ति को ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, कितनी सही दवाइयाँ दी जा रही हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब वही बात है कि आपको अगर स्ट्रोक हुआ है तो आप अपने ब्रेन को चेंज तो नहीं कर देंगे, अलग दूसरा ब्रेन तो नहीं ला देंगे कि नहीं भाई ये तो ख़राब हो गया है, ये तो मेरे बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, नया ब्रेन ले लेते हैं। आपके जो अंग हैं वो आपके अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, आपको उनको साथ लेकर के चलना है। तो ये जो ऑर्गेनिक डिजीजेज हुए ये आपके अंग से जुड़े हुए हैं, इनमें अगर दिक्कत आ रही है तो इन्हें ठीक करके हमें चलते रहना है। तो पेट भी उसी तरह का एक ऑर्गन है, पेट भी आपके शरीर का अंग है, उसमें अगर दिक्कत हो रही है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये मल्टीफैक्टोरियल है, अब आप बोलेंगे कि ब्रेन की समस्या थी हार्ट के चलते हुई, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसके चलते स्ट्रोक हुआ, समस्या हुई ब्रेन की, क्योंकि हार्ट का काम तो पूरे शरीर में खून पहुंचाना है, ब्रेन को भी पहुंचाता है, नहीं पहुंचाएंगे तो ब्रेन की समस्या हो जाएगी। तो जैसे हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक के केस में जुड़े हुए हैं, उसी तरह से आपका पेट और आपका ब्रेन IBS के केस में जुड़े हुए हैं। दोनों ऑर्गन के ही हैं, ब्रेन आपका एक ऑर्गन हो गया,
पेट आपका एक ऑर्गन हो गया। दोनों ऑर्गन जुड़े हुए हैं। मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव, घबराहट, बेचैनी, इन सब चीज़ों के चलते जब आपका पेट खराब होता है, ये दो ऑर्गन मिल करके सही काम नहीं कर रहे हैं, दोनों में थोड़ी खराबी आई है, तो हम आपको दवाइयाँ देते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको पेट की दवाइयाँ देते हैं, साइकाइट्रिस्ट आपको मन की दवाइयाँ देते हैं, आपके मन को शांत करते हैं। तो दो तरफ तरीके से हम लोग IBS को ठीक करने की कोशिश करते हैं और दोनों ऑर्गन के फंक्शनिंग को हम लोग सही करने की कोशिश करते हैं। अब अगर जो है आप दवाइयाँ सही से ले रहे हैं, आपके ट्रीटमेंट सही तरीके से चल रही है, जितने समय तक चलानी पड़ी दवाइयाँ, जब तक आपको पूरा आराम नहीं मिला तब तक दवाइयाँ चल गई हैं, और उसके साथ आप रिलैक्सेशन भी सीख रहे हैं, आप अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करना भी सीख रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को सही करना भी सीख रहे हैं, तो आपको दोबारा IBS नहीं होगा, आपका IBS क्योर हो गया। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे उतना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, अपनी एंग्जाइटी पे, अपने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट आप सही से नहीं ले रहे हैं, आप अपने परिवेश को सही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी घबराहट बेचैनी बनी हुई है, तो IBS हो सकता है वापस आए। ठीक है, जैसे कि एक डायबिटीज़ के मरीज़ का मान लीजिए डायबिटीज़ ठीक हो गया है, उसका ब्लड शुगर सही रहने लग गया है और उसकी दवाइयाँ डायबिटीज़ की बंद हो गई हैं। अगर वो मतलब जैसे जेल से कैदी छूटता है, वैसे छूट करके वो जा करके दोबारा से मिठाइयाँ खाने लग जाए और अनकंट्रोल तरीके से मिठाइयाँ खाने लग जाए, मीठा खाने लग जाए, तो दोबारा भी उसे डायबिटीज़ की शिकायत शुरू हो सकती है ना। तो उसी तरह से आप अगर क्योर चाह रहे हैं तो आपको हर चीज़ में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अपने घबराहट बेचैनी को भी मैनेज करना पड़ेगा, एंग्जाइटी को भी मैनेज करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो आपको जो है साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग यानी कि टॉक थेरेपी जो हम बोलते हैं वो आपको लेनी पड़ सकती है, जिससे आप जो है अपने मन को शांत रखना सीख जाएं, अपनी एंग्जाइटी को, अपने घबराहट बेचैनी को काबू में रखना सीख जाएं, तो फिर आपका IBS क्योर हो जाएगा, दोबारा आपको नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का क्योर हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फंक्शनल डिसऑर्डर्स का। फंक्शनल डिसऑर्डर्स का मतलब है इनमें फंक्शन में दिक्कत होती है। आप टेस्ट करवाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं मिलती है। लाइफस्टाइल डिजीज़ में आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा आपके ब्लड टेस्ट कराने पर। ऑर्गेनिक डिजीज़ में आप CT स्कैन करवाएंगे, MRI करवाएंगे, आप कोलोनोस्कोपी करवाएंगे, आप एंडोस्कोपी करवाएंगे, तो उसमें दिक्कतें मिल सकती हैं, क्योंकि ऑर्गन में दिक्कत है वो इन चीज़ों से मिलती है। लेकिन फंक्शनल डिसऑर्डर्स में फंक्शन में दिक्कत है, जैसे कि IBS के मरीज़ अक्सर जाते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास और उनके टेस्ट करवाए जाते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह, CT एब्डोमेन भी करवाते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं आता है। इसका मतलब है कि हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऑर्गन में पर से कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऑर्गन की बनावट में, संरचना में, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत है, इसीलिए वो फंक्शनल डिसऑर्डर है। और साइकाइट्री के कई सारे पहलू, कई सारी दिक्कतें फंक्शनल डिसऑर्डर्स होती हैं, क्योंकि फंक्शन में दिक्कत होती है। साइकाइट्री अपने आप में सॉफ्टवेयर से डील करता है। ब्रेन जो है वो हार्डवेयर हो गया और उसका सॉफ्टवेयर है हमारी भावनाएं, हमारा सोच, हम अपनी सोच के हिसाब से जो क्रियाकलाप करते हैं वो, हमारे व्यवहार, ये सारे फंक्शन हैं। ये सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है, ब्रेन का सॉफ्टवेयर वो है। ब्रेन अपना ऑर्गन है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो दिक्कत आती है, वो जैसा मैंने स्ट्रोक के बारे में कहा था, वो ब्रेन के स्ट्रक्चर में दिक्कत आई है। खून के प्रवाह के रुक जाने के चलते या खून की धमनी फट जाने के चलते खून वहाँ पे भर जाता है, जो उसके चलते उसके स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है। तो जो दिक्कतें होती है वो हार्डवेयर की प्रॉब्लम की तरह है। सॉफ्टवेयर की दिक्कत है आपका मन परेशान है, तो आप अगर CT MRI करवाएंगे तो वो उसमें नहीं आएगा कि आपका मन परेशान है तो है, घबराहट बेचैनी आपको है तो है। उसी तरह से जब आपको पेट की दिक्कतें होती हैं, आप पेट की जांचें करवाते हैं और उसमें कुछ नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, फंक्शन में दिक्कत है। ये फंक्शनल डिसऑर्डर है और ये आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका ब्रेन परेशान है इसलिए आपका पेट परेशान हो रहा है। तो आप जो है इन दोनों का अगर ट्रीटमेंट सही से लेंगे, मतलब दोनों ऑर्गन्स का, और इस फंक्शन को आप सही करने की कोशिश करेंगे, तो ये डिसऑर्डर सही हो सकते हैं। तो ये था अबाउट 3 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल डिजीजेज मैंने कहा,
ऑर्गेनिक डिजीजेज मैंने कहा, और फंक्शनल डिसऑर्डर्स। अब जो है मेन मुद्दे पर आते हैं, क्योरेबल और मैनेजेबल। जो मैंने आपको कहा है अभी तक उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हैंडल करूँगा कि क्योरेबल है या मैनेजेबल है। तो जैसा मैंने कहा, क्योरेबल है अगर आपने दवाइयाँ सही से ली हैं, ट्रीटमेंट सही से लिया है, साथ में आप जो है इस चीज़ को समझ पाए हैं कि ये आपके ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या है, ब्रेन के फंक्शन से जुड़ी हुई समस्या है, आपकी भावनाओं से, आपके मनस्थिति से, आपके मानसिक स्वास्थ्य से, आपकी घबराहट बेचैनी कंट्रोल करने की क्षमता से जुड़ी हुई समस्या है। अगर जब आप ये समझ जाएंगे और इन चीज़ों को, अपनी घबराहट बेचैनी को, अपने मनस्थिति को सही से कंट्रोल करना, मैनेज करना सीख जाएंगे, तो आपका IBS क्योर हो जाएगा। ट्रीटमेंट आपने लिया, ठीक हो गए आप, दोबारा आपको ये दिक्कत कभी नहीं होगी अगर आप जो है अपनी समस्याओं को सही से हैंडल कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव नहीं ले रहे हैं, अपने तनाव को काबू में रख पा रहे हैं। अगर ये नहीं होगा, अगर आप जब भी तनाव हो रहा है आप परेशान हो जा रहे हैं, आप हाथ खड़े कर दे रहे हैं, आप घबरा जा रहे हैं इतना ज़्यादा कि आपकी दिक्कतें बढ़ जा रही हैं, तो हो सकता है कि IBS आपका दोबारा हो सकता है आपको दोबारा ट्रीटमेंट लेना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो इसे हम कई तरह से डिस्क्राइब करते हैं, IBS को कई तरह से डिस्क्राइब करते हैं। आप कुछ लोग इसको मैनेजेबल बोलते हैं कि भाई ये ज़िंदगी भर रहेगी, आपको मैनेज करके चलना है। कुछ लोग इसको बोलते हैं रिलैप्सिंग रेमिटिंग। रिलैप्सिंग रेमिटिंग का मतलब होता है, रिलैप्स करने का मतलब है दोबारा से दिक्कत हो जाना, रेमिटिंग का मतलब होता है ठीक हो जाना। तो रिलैप्सिंग रेमिटिंग का मतलब होता है ठीक होता है फिर से होता है, ठीक होता है फिर से होता है। ये भी एक फ्रेज है जो कि IBS को डिस्क्राइब करता है। मैं कहता हूँ कि IBS क्योरेबल है। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि IBS दवाइयों से सिर्फ ठीक हो जाएगा और दोबारा कभी नहीं होगा, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्योरेबल है बट कंडीशंस अप्लाइड। कंडीशंस क्या है कि आप अपने घबराहट बेचैनी को, अपने तनाव ज़्यादा ले लेने की टेंडेंसी को, अपने मानसिक स्वास्थ्य के बीच बीच में बिगड़ जाने की टेंडेंसी को आप कंट्रोल करना सीख जाएं। ये सीखना, ये ट्रेनिंग लेना, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है IBS को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। अगर आप निश्चिंत रहना, केयर फ्री रहना, बेफिक्र रहना अच्छे से सीख जाते हैं, आपको दोबारा IBS नहीं होगा, क्योर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी फैक्टर्स आ जाते हैं वहाँ पर, आपकी पर्सनैलिटी बचपन से ही मान लीजिए ऐसी रही है या काफ़ी छोटे उम्र से ऐसी रही है कि आप तनाव ले ही लेते हैं, आप जो है परेशान हो ही जाते हैं, घबरा जाते ही हैं, तो हो सकता है कि ये लौट के वापस आए समस्या। तब उसको आप बोलेंगे कि अरे मेरा क्योर क्यों नहीं हुआ, ये तो क्योर हो जाना चाहिए था, मैंने ट्रीटमेंट एक बार तो ले ली थी, फिर ये दोबारा कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है। कोई भी बीमारी आपको एक से ज़्यादा बार हो सकती है। आप अगर तेज़ गाड़ी चलाने के शौकीन हैं और आप तेज़ गाड़ी चला करके जाते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी पैर की हड्डी टूट जाती है और आप उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, आपकी पैर की हड्डी 1.5 महीने के अंदर जुड़ जाती है और आपकी टेंडेंसी लेकिन गाड़ी तेज़ चलाने वाली गई नहीं। आपने ये नहीं सीखा कि भाई अगर मैं गाड़ी तेज़ चलाऊंगा तो दोबारा भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये लेसन आपने नहीं लिया, ये सीख आपने नहीं ली, तो आपका एक्सीडेंट दोबारा भी हो सकता है, दोबारा भी आपकी हड्डी टूट सकती है, दोबारा भी आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वही चीज़ है कि अगर आप उस वक्त ये सीख जाते कि गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है, ध्यान से चलानी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, तो दोबारा एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं सीखेंगे दोबारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो यही है डिफरेंस, इसी तरह की सिमिलैरिटी है, यही आप समझिए इसको, अगर आप तुलना करके समझ सकते हैं तो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था अबाउट द वर्ड सिंड्रोम, ठीक है। IBS के नाम में है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह। वो एक लक्षणों का समूह है और वो जो लक्षण होते हैं वो पेट के होते हैं, इसीलिए इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। बाउल यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इरिटेबल यानी कि घबराया हुआ, बेचैन, इरिटेटेड, और सिंड्रोम का मतलब हो गया लक्षणों का समूह। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये सेकेंडरी है। आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर, आपका डिप्रेशन, आपका तनाव लेने की जो टेंडेंसी है, आपके परेशान होने की जो टेंडेंसी है, आपके घबराए रहने की जो टेंडेंसी है,
उसके सेकेंडरी में ये हो रहा है, उसके चलते ये हो रहा है, ये प्राइमरी चीज़ नहीं है, ये मुख्य नहीं है, ये उसके चलते हो रहा है। तो आप इसको ठीक करेंगे, साथ में अपने घबराहट बेचैनी को भी मैनेज करेंगे तो ये ठीक होगी। तो आपका जो है प्राइमरी डायग्नोसिस अगर कहा जाए कि मतलब मेन समस्या क्या है, तो वो है आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर, आपकी एंग्जाइटी की दिक्कत। और उसका एक अंग है, उसका एक अंग मात्र है, उसका सिर्फ एक हिस्सा है आईबीएस। आईबीएस उसका एक लक्षणों का समूह है जो उसका हिस्सा है, उसमें और भी लक्षण हैं, जैसे कि नींद नहीं आना, नींद कम आना, नींद की दिक्कतें होना। इसके अलावा घबराहट बेचैनी में अक्सर होता है कि सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीने आने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि घबराहट बेचैनी में होते हैं। भूख नहीं लगना एक्चुअली घबराहट बेचैनी का भी तो हो सकता है लक्षण। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक लक्षणों का समूह है, आईबीएस भी एक लक्षणों का समूह है कि उसमें पेट से रिलेटेड लक्षण हैं, लेकिन ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा हो सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एड्स का नाम, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो वो भी एक सिंड्रोम है, वो भी लक्षणों का समूह है, जिसमें एक वायरस के चलते पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी, उनके जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खराब हो गई होती है। लेकिन जो लक्षण होते हैं वो एक लक्षणों का समूह होता है, इसीलिए उसे सिंड्रोम कहते हैं। उसी तरह के बहुत सारे सिंड्रोम है, अगर आप देखें, अगर आप कभी गूगल करेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या सिंड्रोम होते हैं, तो बहुत सारे सिंड्रोम है, बहुत सारे लक्षणों के समूह है। वो अपने आप में वो बीमारी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर बीमारी के, एक बीमारी के अंग है, उनके उनका हिस्सा है। वो लक्षणों का समूह उस बीमारी का हिस्सा होता है। उसी तरह से आईबीएस भी एंजाइटी डिसऑर्डर का एक हिस्सा है। आप इस तरह से अगर देखें तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप परेशान ना हो। आप ये मत सोचिए कि अ, आपकी जो समस्या है आईबीएस की वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। आप अगर अपने एंजाइटी डिसऑर्डर को सही से एड्रेस कर रहे हैं, आप अपने एंजाइटी डिसऑर्डर का सही से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं एक तरह से रिलैक्सेशन की, आप अपने मन को शांत रखना, अपने तनाव को कम रखना, अपनी दिक्कतों से बहुत ज्यादा तनाव में नहीं आ जाना, केयर फ्री रहना, और आराम से रहना, बेफिक्र रहना, ये अगर चीजें सीख जाते हैं आप समय के अंतराल में, तो फिर आपको आईबीएस दोबारा नहीं होगा, आपका आईबीएस क्योर हो गया। ज्यादा समय और मैं नहीं लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। और अगर डाउट्स हैं आपको, आपको कोई भी दुविधा है, कुछ भी आपके सवाल है, अगर आपको मेरी बताई हुई बातों में कोई चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो आप बाकायदे पूछिए, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह से भी पूछ सकते हैं। जिन लोगों के पास मेरा कांटेक्ट है, मेरा फोन नंबर है, आप व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपके पास मेरा शायद होगा ही, नहीं होगा तो आप पूछेंगे तो मैं हमेशा कमेंट में लिखता ही हूँ। तो किसी भी तरह से आप मुझे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि ये समस्या घबराहट बेचैनी से ही उत्पन्न होती है। अगर आप अपने घबराहट बेचैनी को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे तो ये समस्या आपकी बनी रहेगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्वस्थ रहें, बेफिक्र रहें, और ऐसा करने से आप आईबीएस मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।